हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.5। इससे पहले हमने 3.5 के उदाहरण पढ़ लिए हैं। इस प्रश्नावली में हमें वज्र गुणन विधि से इस क्वेश्चन को हल करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में हमें उसे वज्र गुणन विधि से हल ज्ञात करने हैं। केवल हमें जब भी हमें क्वेश्चन का मान अद्वितीय हल मिलेगा तब हमें इस क्वेश्चन को हल करना है, वरना आगे क्वेश्चन हल नहीं होगा वज्र गुणन विधि से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये संगत है या असंगत। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे a1 का मान क्या आ जाएगा। देखो, समीकरण नंबर हमारा एक ये है और दूसरा समीकरण नंबर हमारा ये है। तो समीकरण नंबर हम एक से क्या करेंगे, a1 b1 और c1 के मान निकाल देंगे। तो यहाँ से a1 का मान क्या आएगा, एक है, क्योंकि x का गुणांक कोई नहीं है तो एक होता है। और b1 का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से -3, जो y का गुणांक होता है वो b1 का मान होता है। और c1 क्या होता है, हमारा अचर पद होता है, जो ये -3 है। अब हम क्या करेंगे, a2 का मान निकालेंगे समीकरण नंबर 2 से। जो x का गुणांक है वो हमारे पास 3 है, और b2 के मान क्या आ जाएगा, जो y का गुणांक होगा, यानी -9 है। और c2 का मान हमारे पास जो अचर पद है वो क्या है, -2 है। तो हम क्या करेंगे, a1/a2 का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास 1/3 है। उसी प्रकार हम b1/b2 का मान निकालेंगे, वो हमारे पास क्या है, -3/-9। तो इसका मान हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 का भाग जाएगा तो एक बार, और 3 का भाग 3 बार। अब हम क्या करेंगे, c1 और c2 का मान निकालेंगे तो आ जाएगा हमारे पास -3/-2। माइनस से माइनस कट जाएगा तो हमारे पास आ गया 3/2। अब हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि a1/a2 का मान किसके बराबर आ रहा है, b1/b2 के मान के बराबर आ रहा है, लेकिन ये c1/c2 के मान के बराबर नहीं आता है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास इनका मान क्या आएगा, कोई हल नहीं होगा, क्योंकि ये आपस में समांतर रेखा हो जाएगी। इससे पहले वाले हमने प्रश्नावली में पढ़ा है, जब हमें ऐसा मान मिल रहा है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो ये समांतर रेखाएं होती है। कौन सी रेखा हो जाएगी, समांतर रेखाएं। तो इसका जब भी समांतर रेखा मान आएगा तो वो उसका मान हम नहीं निकाल सकते, तो इनका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है। यदि कोई हल नहीं है तो हम इसको वज्रगुणन विधि से हल नहीं कर सकते हैं। जब भी हमें अद्वितीय हल मिलेंगे उसी स्थिति में हम वज्रगुणन विधि से उसका हल ज्ञात कर सकते हैं। तो यह असंगत है, असंगत है। असंगत होने की कंडीशन में हमें किसी का मान नहीं मिलेगा, x का मान और y का मान नहीं मिलेगा। तो ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। इस क्वेश्चन का यही आंसर है। अब हम करेंगे पहले का दूसरा प्रश्न। तो अब हम करते हैं पहले का दूसरा प्रश्न, जिसमें हमें समीकरण दिया हुआ है 2x + y बराबर 5 है और 3x + 2y बराबर 8 है। तो हम क्या करेंगे, इस 5 को हम यहाँ बराबर के इस साइड ले आएंगे, क्योंकि अचर पद हमारे बराबर के एक साइड ही होना चाहिए और बराबर के दूसरी साइड में 0 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2x + y बराबर -5 हो जाएगा, ये बराबर में 0 आ जाएगा, ये समीकरण नंबर हमारा 1 बन जाएगा। उसी प्रकार हम यहाँ से 3x + 2y इसको इधर लाएंगे तो -8 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा, ये समीकरण नंबर हमारा 2 बन जाएगा। अब हमें चेक करना है इसके हल कौन से, कोई हल नहीं है, अद्वितीय हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो चेक करते हैं। तो a1 का मान हम समीकरण नंबर 1 से x का जो गुणांक होगा वो लिख देंगे, और b1 का मान हमारे क्या आ जाएगा, जो y का गुणांक यहाँ पे 1 है, और c1 का मान हो जाएगा -5। उसी प्रकार हम a2 का मान समीकरण नंबर 2 से लिख देंगे, जो x का गुणांक होगा वह 3 आ जाएगा, और b2 का मान यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, जो y का गुणांक है 2 है, और c2 का मान हमारे पास क्या आ गया, -8। अब हम a1/a2 का मान निकाल देंगे। a1/a2 क्या है हमारे पास, 2/3, और b1/b2 क्या है हमारे पास, 1/2, और c1/c2 क्या है, -5/-8, यानी इसको 5/8 लिख सकते हैं, क्योंकि ये माइनस से माइनस कट जाएगा। अब हमें चेक करना है a1/a2 बराबर है क्या, 2/3 और 1/2 बराबर है नहीं, तो क्या हो जाएगा, बराबर नहीं है b1/b2 के। जब हमें ये कंडीशन मिल जाए तो हमें इस कंडीशन को आगे चेक नहीं करना है, क्योंकि आगे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी हमें a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तो इसके मान क्या हो जाएगा, अतः अद्वितीय हल होंगे।
क्योंकि हमें यहीं से पता चल जाएगा कि इस समीकरण के अद्वितीय हल होंगे और ये संगत है, संगत हो गया। अब हमें क्या करना होगा, जो भी हमारा ये मान आया है अब हम इसको वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। तो वज्र गुणन विधि से हमने पहले पढ़ा है कैसे करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देंगे x और बट्टे में क्या लिखना है, जो x का गुणांक है उसको छोड़ देना है। यहाँ पे देखो x का गुणांक कौन सा है, 2 और 3 है, इसको छोड़ देंगे। तो y का गुणांक b1 और b2 का मान लिख देना है, जैसे यहाँ पे 1 और 2 लिख देंगे। और अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे -5 और -8 को ले लेना है, -5 और -8 को ले लिया, बराबर में y का मान लिखते हैं। तो y का मान क्या लिखते हैं, जब हमें y का मान लिखते हैं तो y के गुणांक को छोड़ देना है। यहाँ पे ये वापस आ जाएगा -5 -8 और हमें अब a1/a2 का मान ले लेना है, 2 और 3 है। अब आगे अचर पद, अचर पद के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सबसे पहले 2 और 3 लिख देना है। और अब जो पहले वाले सबसे पहले लिखा था हमने 1 और 2, क्योंकि अचर पद वाले को छोड़ देना है। अचर पद में क्या है, -5 और -8 है, उसको हमने छोड़ दिया है। अब हमें इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, आपस में गुणा करना है। तो पहले गुणा करना है 1 और -8 का। तो x का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से x बट्टे में 1 इंटू -8 बनेगा और माइनस को फॉर्मूला होता है। और अब यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू -5 -10 हो जाएगा। अब बराबर में वापस y बट्टे में -5 और 3 को गुणा करेंगे तो -15 हो जाएगा। अब बीच में माइनस फॉर्मूला में माइनस होता है, -8 इंटू 2 क्या हो जाएगा, -16 हो जाएगा, बराबर में 1 है, बट्टे में 2 इंटू 2 पहले 4 बन जाएगा और ये -3 इंटू 1 3 बन जाएगा। अब हमें इसको सॉल्व कर देना है। तो x का मान यहाँ से x बट्टे में -8 और ये माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा, +10 हो जाएगा, बराबर में y बट्टा माइनस का 15 है और ये माइनस माइनस प्लस होके 16 हो जाएगा प्लस का, बराबर 1 बट्टे में 4 - 1 4 - 3 1 हो जाएगा। अब हमें इसको सॉल्व कर देना है। तो हमारे पास यहाँ से समीकरण क्या आ गया है, तो यहाँ से x का मान हो जाएगा x बट्टे -8 + 10 कितना हो जाएगा, 2, बराबर में y बट्टे y का मान यहाँ पे देखो -15 + 16 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, बराबर 1 बट्टे 1। अब हमें क्या करना होगा, जो यहाँ पे ये मान आया हमारा, एक बार x को अचर पद के बराबर करेंगे, एक बार y को अचर पद के बराबर करेंगे, उससे हमें x और y के मान मिल जाएंगे। तो यहाँ पे x बट्टे 2 बराबर 1 बट्टा 1। अब हमें इसको वज्र गुणा करवा देना है। x को 1 के साथ गुणा करेंगे तो x ही आएगा और 2 को 1 के साथ गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा। तो x का मान हमारे पास क्या आ गया, 2। उसी प्रकार हम y को अचर पद के बराबर कर देंगे। y वाला पद है हमारे पास y बट्टा 1 बराबर 1 बट्टा 1। y को 1 से गुणा करेंगे तो y आएगा और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। ये हमारे दोनों आंसर आ गए x और y के। अब हम आगे करेंगे पहले का तीसरा प्रश्न। तो अब हम करते हैं पहले का तीसरा प्रश्न, जिसमें हमें ये समीकरण अभी बराबर में 0 नहीं है, तो पहले हम बराबर में 0 बनाएंगे। तो ये हो जाएगा 3x - 5y - 20 बराबर में 0। अब देखो इस 20 को मैंने बराबर की इस साइड लाते ही माइनस का हो गया। उसी प्रकार हम यहाँ पे इसको भी लिख देंगे 6x - 10 - 40 हो जाएगा, क्योंकि बराबर की इस साइड आते ही माइनस का हो जाएगा, बराबर में 0। ये समीकरण नंबर हमारा 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। अब हम इसको a1 और a2 का मान लिख देंगे। यहाँ से a1 का मान क्या है, जो x का गुणांक है 3, b1 का मान क्या है यहाँ से -5 और c1 का मान क्या है यहाँ से -20 आ जाएगा समीकरण नंबर 1 से। उसी प्रकार a2 का मान समीकरण नंबर 2 से 6 आ रहा है और b2 का मान यहाँ से -10 और c2 का मान -40 है। तो अब हमें a1/a2 का रेशियो निकालना है। तो क्या आ रहा है, 3/6 यानी 1/2 हो जाएगा। 3 का भाग जाएगा 1 बार, 3 का भाग जाएगा 2 बार, तो इसका मान 1/2 हो जाएगा। b1/b2 का मान क्या आ जाएगा, तो -5 बट्टे -10, माइनस से माइनस कट जाएगा और 5 का भाग 1 बार जाएगा, 5 का भाग 2 बार जाएगा, तो इसका मान भी 1/2 ही आ रहा है। उसी प्रकार c1/c2 का मान क्या आएगा, -20 बट्टे -40, माइनस से माइनस कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसका मान भी 1/2 ही आ रहा है। तो यहाँ से हमें क्या निष्कर्ष निकल रहा है, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के। तो ये कंडीशन कब होती है, जब हमारे समीकरण आपस में बराबर होते हैं, यानी कि जो रेखाएं होगी संपाती रेखाएं होगी, संपाती रेखाएं होगी,
रेखाएं होगी। यानी जो एक लाइन बनेगी इस समीकरण से, दूसरे समीकरण से भी वही लाइन बनेगी, एक के लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बनेगी, तो ये संपाती रेखा हो जाएगी। तो यहाँ से इसका हल क्या हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यह संगत नहीं है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो इसका मान हमें नहीं निकालना है, क्योंकि वज्रगुणन विधि से हमें सिर्फ अद्वितीय हल के लिए निकालना है। तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। अब हम आगे करेंगे पहले का चौथा प्रश्न। तो अब हम करते हैं पहले का चौथा प्रश्न। अब इसमें हमें समीकरण हमें दिया हुआ है, समीकरण नंबर 1 ये दिया हुआ है और समीकरण नंबर हमें 2 दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बराबर में 0 है, तो ये सीधा हमारा समीकरण बना हुआ है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि अद्वितीय हल है तो इसको हल कर देंगे, वरना हम हल नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले समीकरण से a1 का मान निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा, और b1 का मान क्या आ जाएगा, -3, c1 का मान क्या आ जाएगा, -7। उसी प्रकार a2 का मान समीकरण नंबर 2 से 3 आ रहा है, और b2 का मान हमारे पास -3 है, और c2 का मान हमारे पास -15 है। हम रेशियो चेक कर लेंगे, a1/a2 क्या आ रहा है, a1/a2 है 1/3, b1/b2 क्या आ रहा है हमारे पास, -3/-3, यानी -3 माइनस से माइनस गया, 3 से 3 गया, यानी 1/1 आ रहा है। तो ये रेशियो बराबर नहीं है, यहीं से हमें पता चल रहा है। हम फिर भी c1/c2 को चेक कर लेंगे, -7/-15, माइनस से माइनस कर जाएगा, 7/15 आ जाएगा। अब हमें यहाँ से मिल रहा है a1/a2 का मान है जो बराबर नहीं है b1/b2 के, क्योंकि देखो 1/3 है a1/a2 का मान, और b1/b2 का मान है 1/1, तो ये बराबर नहीं है, तो अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। और जो रेखा होगी वो आपस में प्रतिच्छेद करेगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। प्रतिच्छेद रेखा होंगी तो अद्वितीय हल है, तो इसको हमें वज्रगुणन विधि से हल करना है। तो हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम, तो देखो यहाँ से हम x और y और अचर पद को हमने लिख दिया है बराबर के रूप में। अब हमें क्या करना होगा, जब x का मान निकालते हैं, यानी x का जो भी बट्टे में संख्या आएगी वो संख्या कौन सी आएगी, जो x का गुणांक है उसको हमें छोड़ देना है, यानी a1 और a2 को छोड़ देना है, b1 और b2, c1 और c2 को काम में लेना है। तो यहाँ से b1 और b2 को लिख देंगे, तो ये हो जाएगा -3 और -3, b1 और का मान भी -3 है और b2 का मान भी -3 है। यहाँ पे c1 और c2 का मान लिख देंगे -7 और -15। अब ये c1 और c2 का मान वापस यहाँ पे लिख देंगे। अब y का मान छोड़कर हमें, y का मान कौन सा, b1 और b2 है, तो ये हमें a1 और a2 लिख देना है। अब हमें a1 और a2 को वापस यहाँ पे लिख देना है और अचर पद को छोड़ देना है। अचर पद ये है, तो हमें अब बचा कौन सा मान है, b1/b2 का, क्योंकि a1/a2 का मान आ गया है, तो -3 और ये -3 हो जाएगा। अब हमें इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देना है। -3 का गुणा -15 से होगा, तो ये आ जाएगा 45 प्लस के, क्योंकि माइनस की संख्या माइनस से गुणा होकर प्लस की संख्या बन जाएगी, और ये फॉर्मूले का माइनस हो जाएगा। अब -3 इंटू -7 21 बन जाएगा प्लस के, क्योंकि माइनस माइनस गुणा होकर प्लस बन जाते हैं, बराबर में y बट्टे में -7 इंटू 3 -21 हो जाएगा, और ये फॉर्मूले का माइनस है। 15 इंटू 1 15 ही रहेगा माइनस के, क्योंकि माइनस का 15 जाएगा, बराबर में 1 बट्टे में 1 इंटू -3 होगा। अब ये फॉर्मूले का माइनस होता है, और 3 इंटू -3 -9 बन जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर देना आगे, तो क्या आ जाएगा इसका मान, x बट्टे 45 -21 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, बराबर में y बट्टे में ये -21 है तो +15 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा, बराबर में 1 बट्टे में -3, ये माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा, प्लस में 9 हो जाएगा। अब हमें इसका मान लिख देना है, x बट्टे 24 आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ से y बट्टे में क्या आएगा, -21 + 15 है, तो y बट्टे 6 हो जाएगा, क्योंकि 21 माइनस के और ये माइनस का 6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस की 6 बड़ी संख्या है और प्लस की छोटी संख्या है, तो यहाँ से माइनस होके -6 आ जाएगा, बराबर में 1/6 आ जाएगा, -3 + 9 1/6 बन जाएगा। तो यहाँ से हमें मान मिल गए हैं
तो पहले क्या करेंगे, हम x को अचर पद के बराबर कर देंगे, फिर y को अचर पद के बराबर कर देंगे। तो x बट्टे 24 बराबर है 1/6 के। तो यहाँ से हम वज्र गुणा करें तो भी ठीक है, या जो नीचे वाली संख्या है, क्योंकि यहाँ पे एक पद ही है और यहाँ पर भी एक पद है, तो यहाँ पे नीचे वाला पद कट जाएगा आपस में, 1 और ये 4 बार। अब इस 4 को गुणा कर देंगे 1 से और 1 को गुणा कर देंगे x से। 1 का गुणा x से करेंगे तो x ही आएगा और 4 का गुणा 1 से करेंगे तो 4 ही आएगा। ये हमारा x का मान आ गया। अब हम y को अचर पद के बराबर कर देंगे, तो y बट्टे -6 बराबर में है 1/6। अब एक बार कटेगा, ये -1 बार, 6 से 6 कट जाएगा। अब y का गुणा 1 से होगा तो y आएगा और 1 का गुणा -1 से होगा तो -1 आ गया। यहाँ से ये y का मान आ गया। y का मान आया है -1 और x का मान आया है 4। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। अब हम आगे करेंगे दूसरा प्रश्न। तो अब हम करते हैं आगे प्रश्नावली 3.5 का दूसरा प्रश्न। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, या तो दूसरे का पहला आएगा या दूसरे का दूसरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको इस क्वेश्चन के अनुसार क्या करना होगा, जो हमें ये क्वेश्चन दिया है इस कंडीशन को हमें अप्लाई करना है। क्या दिया हुआ है, ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। हमें ये कंडीशन दे दी है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए ए और बी के क्या मान होने चाहिए। तो हमें सबसे पहले दो समीकरण दिया है, तो समीकरण के बराबर में 0 नहीं है, तो पहले बराबर में हम 0 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, इससे हम क्या समीकरण बनाएंगे, 2x + 3y - 7 बराबर 0 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। अब उसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसमें भी हम बराबर में 0 बना देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a - b के साथ x है प्लस a + b के साथ में y है। इसको यहाँ पे पूरा लेके आएंगे तो ये माइनस पूरा हो जाएगा, 3a + b - 2 बराबर में 0। ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो जाएगा। अब यहाँ से a1 का मान क्या आएगा, समीकरण नंबर 1 से जो x का गुणांक होगा 2, b1 का मान क्या आ जाएगा, जो y का गुणांक होगा यानी 3, c1 का मान हो जाएगा जो अचर पद है हमारा -7। अब हम समीकरण नंबर 2 से a2 का मान निकाल देंगे। a2 का मान क्या है, a - b है, क्योंकि x का गुणांक a - b है, और जो b2 का मान है वो हमारा y का गुणांक होता है, तो a + b है। और c2 का मान क्या हो जाएगा, जो अचर पद है, यानी ये पूरा माइनस में -3a + b - 2, ये पूरा c2 का मान है ये, ठीक है। अब हमें प्रश्न में जो बोला है, प्रश्न अनुसार हम क्या करेंगे, प्रश्न अनुसार जो हमें कंडीशन दी है उस कंडीशन को हम लिख देंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए। अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है, a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 बराबर होना चाहिए c1/c2, यानी ये तीनों बराबर होना चाहिए, तभी ये अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे इन दोनों समीकरण के। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इनका मान यहाँ पे रख देंगे। तो a1 का मान क्या है, 2 है, और a2 का मान है हमारे पास a - b, यहाँ पे लिख देंगे, और b2 का मान हमारे पास क्या है, 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। b1 का मान और b2 का मान है हमारे पास a + b, तो यहाँ पे a + b लिख देंगे। अब c1 का मान हमारे पास क्या -7 है, तो ये -7 यहाँ लिख देंगे, और c2 का मान है हमारे पास ये जो पूरा संख्या दी हुई है हमें -3a + b - 2, ये पूरा हमारे पास c2 का मान है। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें a और b है दिया हुआ है, तो हमें दो समीकरण चाहिए। तो दो समीकरण बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों को बराबर कर देंगे, फिर इसको और इसको बराबर कर देंगे। तो पहले मैं पहले पद को और दूसरे पद को बराबर कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 2/a - b बराबर है 3/a + b के। अब ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो इनको पहले वज्र गुणा कर देते हैं। 2 का गुणा हो जाएगा a + b से, और 3 का गुणा हो जाएगा a - b से। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 2 × a + b और 3 × a - b। अब हम गुणा करा देंगे तो क्या आ जाएगा, 2a + 2b, यहाँ पे 3a - 3b।
अब हमें इनको पक्षांतर कर देना है, तो ये हो जाएगा 2a, यहाँ पे ये 3a माइनस का है प्लस का है, तो यहाँ पे आता ही माइनस का हो जाएगा 3a बराबर प्लस में। अब 2b दिया हुआ है हमें, यहाँ पे समीकरण पहले ही था, और यहाँ से इसको 3b को माइनस में है, यहाँ पे लाते ही प्लस में हो जाएगा प्लस 3b। अब यहाँ पे 0 बचा है, तो ये 0 लिख देंगे हम। अब हम इनको सॉल्व करेंगे 2a माइनस 3a को, तो क्या आ जाएगा इसका मान -a, और उसी प्रकार हम 2b प्लस 3b को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 5b। अब यहाँ से हमें एक समीकरण मिल जाएगा, तो समीकरण क्या हो जाएगा हमारे पास, a माइनस का है और 5b प्लस का है, तो यहाँ से 5b बराबर हो जाएगा, इस a को मैं बराबर की उस साइड भेजूंगा तो प्लस का हो जाएगा, ये इसका समीकरण आ गया। समीकरण नंबर हम इसको 3 लिख देते हैं। अब देखो हमारे पास ये कंडीशन थी, हमें समीकरण नंबर 3 मिल गया है। अब हमें इनसे तो ये समीकरण नंबर 3 बना दिया, अब इनको इन दोनों को सॉल्व कर देना। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा, 3/a प्लस b बराबर में हो जाएगा 7 बट्टे में हो जाएगा 3a प्लस b माइनस 2। अब क्या करेंगे, इनको वज्र गुणा करा देंगे, तो क्या हो जाएगा, वज्र गुणा करवाने पर 3 का गुणा हो जाएगा इस पूरे समीकरण से, 3 का गुणा हो जाएगा इस पूरी संख्या से, तो 3a प्लस b माइनस 2, और 7 का गुणा हो जाएगा a प्लस b से, तो ये a प्लस b हो जाएगा। अब 3 का गुणा करवा देते हैं अंदर कोष्ठक के अंदर, तो हो जाएगा 3 × 3 9a प्लस 3b माइनस 3 × 2 -6 हो जाएगा। यहाँ पे 7a प्लस 7b हो जाएगा। अब यहाँ पे ये आ गया हमारा मान। अब हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पे है 9a, इसको 7 को यहाँ लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 7a प्लस 3b यहाँ पे ही है, और इस 7 को यहाँ पे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -7b, और इस बराबर इस -6 को बराबर के दूसरी साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 6। अब 9a माइनस 7a कितना बन जाएगा, 2a, 3b प्लस के है और माइनस के 7b है, तो ये हो जाएगा -4b बराबर 6। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे हम, तो क्या आ जाएगा, a माइनस 2b बराबर में 6। इस 2 को हम यहाँ पे भाग में भेज देंगे, यहाँ पे गुणा में, तो a माइनस 2b का मान क्या आ जाएगा, 6/2, यानी a माइनस 2b का मान हो जाएगा यहाँ से 3। ये हमारा समीकरण नंबर बन गया 4। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा समीकरण नंबर 3 में हमें मिला है a का मान 5b, वो हम समीकरण नंबर 4 में लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से समीकरण 3 से a बराबर 5b समीकरण 4 में रखने पर हमें यहाँ से मान मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 5b यहाँ पे रख देंगे, 5b a की जगह रख देंगे, -2b बराबर 3 है, तो यहाँ से 5b माइनस 2b क्या हो जाएगा, 3b हो जाएगा बराबर में 3 है, तो यहाँ से b का मान आ जाएगा हमारे पास 3/3 यानी 1। तो b का मान हमारे पास आ गया है b बराबर 1। अब जो ये b का मान आया है हम समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, b बराबर 1 समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो b का मान 1 है, तो 5 × 1 बराबर a, तो a का मान क्या आ गया, 5 आ गया। जब हमें a का मान 5 मिला है और b का मान 1 मिला है, इस समीकरण में हम 5 और 1 रखेंगे तो इस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। जब a का मान 5 हो जाएगा और b का मान 1 हो जाएगा, तो ये दोनों जो समीकरण हमें युग्म दिया है इनका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड में आ सकता है क्वेश्चन, इसलिए आप इसको अच्छे से समझना। अब हम आगे करेंगे, इसी प्रकार का क्वेश्चन है जिसमें हमें k का मान निकालना है, लेकिन कंडीशन अलग दी हुई है। हम आगे करते हैं दूसरे का दूसरा। अब हमें यहाँ पे दूसरे का दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, जिसमें हमें क्या बोला है कि k के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। पिछले वाले क्वेश्चन में था अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, यहाँ पे हमें दिया हुआ है समीकरणों के युग्म के कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं होने के लिए कंडीशन क्या होती है हमारे पास, वो हम लिख देंगे। पहले हमारे पास देखो समीकरण में यहाँ पे बराबर में 0 नहीं है, तो बराबर में हम 0 बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा 3x + y
बराबर -1 हो जाएगा यहाँ पे आता ही, बराबर में 0 आ जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। अब उसी प्रकार यहाँ पे भी हम इसको बराबर के इस साइड में ले आएंगे और बराबर में 0 बना देंगे। तो 2k - 1 इंटू एक्स है प्लस k - 1 इंटू वाई है, इसको इधर लाते ही पूरा माइनस में हो जाएगा, ये पूरा माइनस का हो गया, बराबर में 0। ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया। अब a1 का मान यहाँ से समीकरण नंबर 1 से क्या मिल रहा है हमें 3, b1 का मान 1 आ रहा है और c1 का मान -1 है। उसी प्रकार हमें समीकरण नंबर 2 में a2 का मान क्या है k - 1 2k - 1 और b2 का मान है k - 1 और c2 का मान है हमारे पास -2k + 1। तो प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे, जो हमारे समीकरण दिए हैं इनका कोई हल नहीं होने के लिए हमें क्या कंडीशन होती है वह हम लिख देंगे प्रश्नानुसार। कोई हल नहीं होने के लिए, कोई हल नहीं होने के लिए कंडीशन होती है a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन ये बराबर नहीं होता है c1/c2 के। इससे पहले देखो अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए ये तीनों आपस में बराबर थे। अब यहाँ पे ये दो ही बराबर हैं, यहाँ पे c1/c2 बराबर नहीं है, तो यहाँ पे हम इसका मान रख देंगे a1/a2 b1/b2 और c1/c2 के मान रख देंगे। तो यहाँ पे a का मान क्या है, a1 का मान 3 है और a2 का मान है 2k - 1 और यहाँ पर b1 का मान क्या है, b1 का मान 1 है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे और b2 का मान क्या है हमारे पास k - 1 है, यहाँ पे c2 का मान रख देंगे, c1 और c2 का मान -1 और -2k + 1, ये माइनस से माइनस कट जाएगा। अब हमें k का मान निकालने के लिए इन दोनों को बराबर कर देना है, तो बराबर कर देते हैं हम। तो क्या आ जाएगा मान हमारा 3/2k - 1 बराबर 1/k - 1। अब हम वज्र गुणा करेंगे तो इस 3 का गुणा हो जाएगा k - 1 से, तो 3 × k - 1 और 1 का गुणा इससे होगा तो वापस वही संख्या आएगी 2k - 1। 3 को इसके कोष्ठक के अंदर गुणा करवा देते हैं तो क्या हो जाएगा 3k - 3 बराबर 2k - 1। यहाँ से हमें k का मान निकालना है तो k का मान हम निकालेंगे, यहाँ पे इस k को एक साइड भेज देंगे और अचर पद को एक साइड भेज देंगे। तो यहाँ पे 3k है, इस 2k को उधर भेजेंगे तो -2k और यहाँ पे देखो -1 पहले से था और इस -3 को यहाँ पे लाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ पे 3k - 2k k ही बचेगा बराबर में -1 + 3, ये आ जाएगा मान k का 2। तो हम कह सकते हैं k का मान 2 होगा तब इस समीकरण युग्म में के कोई हल नहीं होंगे। जो हमें ये दो रैखिक समीकरण दिए हैं इनमें k का मान यदि 2 होगा तो इन दोनों समीकरण के कोई हल नहीं होंगे। ओके दोस्तों, धन्यवाद। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।